हेलो फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 6 एबीएम का इंडियन इकोनॉमी एंड द वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी था ये किस तरीके से सिंस इंडिपेंडेंस ग्रो किया, क्या चैलेंजेस इसके सामने आए और किस तरीके से इसको हम लोगों ने ओवरकम किया। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हम देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी, वेरियस सेक्टर्स और स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 2008, आपको पता है कि 2008 में क्या हुआ था, ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। तो इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया था उसके पहले का जो इकोनॉमी था उसके बाद का इकोनॉमी है, उसमें काफ़ी चेंजेस आए थे। तो हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी टिल 2008 हम कंपेयर करेंगे इसके बाद के फेज़ का। तो स्टार्ट करते हैं हम सिंस इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन द फर्स्ट 5 डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी टिल वी गॉट अवर इंडिपेंडेंस इन 1947 द पर कैपिटल जीडीपी इन इंडिया वाज स्टैग्नेंट। जब तक हमारा इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था तो हम क्या देख रहे थे कि जो जीडीपी है वो काफ़ी क्या था, स्टैग्नेंट था। और जो ग्रोथ रेट था वो 0.9%, और पॉपुलेशन किस रेट से ग्रो कर रहा था, 0.8% के हिसाब से। फिर अगर हम 1950 से 1980 की बात करें तो इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, इस ड्यूरेशन में थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हुआ। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे कंट्रोल में क्या हो गया, सारी चीज़ें आई। और आपको पता होगा कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो एम एस स्वामीनाथन जी ने लेके आए थे, तो इसके कारण क्या हुआ, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा और जो जीडीपी है उस पर काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। तो यहाँ पे जो नियर स्टैग्नेंट ग्रोथ रेट था, तो एवरेज अगर हम करें तो 3.5% 1950 से 80 के बीच में क्या हुआ, आपका ग्रो हुआ। फिर नेक्स्ट, द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड 25 ईयर्स सिंस 1980-81 वाज अबाउट 6%। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम 25 ईयर्स का कंपेयर करें तो उस समय 6% के अप्रॉक्स आपका क्या है, एवरेज ग्रोथ रेट आया। और ये काफ़ी बड़ा इम्प्रूवमेंट था अगर हम लास्ट 3 डिकेड्स की बात करें, क्योंकि पहले हम देख रहे हैं पहले कितना था, 3.5% था। और 1980-81 तक आते आते हमारा जो ग्रोथ रेट है 6% पे आ गया। फिर क्या हुआ, आपका जीडीपी जो ग्रोथ रेट है ये फर्दर एक्सेलरेट हुआ। और आपको पता है 1990 में क्या हुआ था, बीओपी क्राइसिस आया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो उस समय जो क्राइसिस आया तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मार्केट को ओपन किया था। पहले हमारा जो मार्केट था वो क्या था, क्लोज मार्केट था। तो क्लोज मार्केट में ये डिसएडवांटेज था कि हम बाहरी दुनिया से ट्रेड नहीं कर सकते थे। तो मार्केट को ओपन किया गया। तो जब मार्केट को ओपन किया गया तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसके बाद क्या हुआ, एक अच्छा मार्जिन से इंक्रीज़ हुआ। तो 7.2% आपका इंक्रीज़ हुआ। कब से कब, 2000 से 2007-8 के बीच में, 2001 से 2008 के बीच में। और लास्ट 5 ईयर की अगर हम बात करें 2003-4 से 7-8 की बात में, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 8.8%। तो हम देख रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे और 2008 तक हमारा जो सिचुएशन था वो काफ़ी अच्छा था। हम 8.8% तक आ गए थे जीडीपी ग्रोथ रेट में। और पहले का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था, फिर क्या हुआ, बाद में पॉपुलेशन काफ़ी रैपिड इंक्रीज़ हुआ। फिर अगेन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो गया, मॉडरेट हो गया, जिसके कारण आपका जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम मीन्स जो आपकी नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, पर पीपल कितना इनकम आपका एवरेज हो रहा है। तो इसके कारण आपका पर कैपिटा इनकम जो है वो क्या हुआ, वो इंक्रीज़ हुआ। क्यों, क्योंकि आपका जो पॉपुलेशन रेट था अब क्या हो गया, मॉडरेट हो गया। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द ईयर 2001 to 8 has been supported by a sustained increase in the gross domestic investment rate from this much percent to this much percent in 2006-7। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है आपका, इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। 2001-2 में देखा जाए तो ये आपका इन्वेस्टमेंट जो है ये 22.8% था। इन्वेस्टमेंट किसका, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, ये फर्दर इंक्रीज़ होकर आपका 35.9% तक इन्वेस्टमेंट रेट क्या हुआ, आपका इंक्रीज़ हुआ। और हम ये भी देख सकते हैं कि ओवर 95% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज फाइनेंस्ड बाय डोमेस्टिक सेविंग्स। और ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका 95% तक का जो इन्वेस्टमेंट है ये इसका किसके पास जाता है क्राइटेरिया सर,
किसके पास सारा क्रेडिट जाता है? तो ये डोमेस्टिक सेविंग्स को जाता है। जो लोगों के पास प्लेटफॉर्म सेविंग्स थे, उस सेविंग्स को लोगों ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में इन्वेस्ट किया। फिर बात करते हैं इन्फ्लेशन रेट सिंस इंडिपेंडेंस। इन्फ्लेशन रेट इन टर्म्स ऑफ WPI, पहले आपको बताया था मैंने, जो इन्फ्लेशन चैप्टर है उसे मैंने डिस्क्राइब किया था। पहले क्या था, WPI था, फिर फर्दर हम लोगों ने क्या किया, इसको CPI में कैलकुलेट करना स्टार्ट किए। तो सिंस इंडिपेंडेंस इन्फ्लेशन रेट क्या था इन टर्म्स ऑफ WPI वॉज एवब 15%। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट कितना हाई था इन ओनली 5 आउट ऑफ 50 ईयर्स एंड वॉज सिंगल डिजिट फॉर 36 ऑफ दीज ईयर्स। और फिर आपका ये डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पे आपका आया फॉर द लास्ट 36 ईयर्स। और जो आपका इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन पहले क्या था, पहले जो मोस्ट ऑफ द इन्फ्लेशन का जो बेसिक रीज़न था वो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ऑयल, क्योंकि जब ऑयल का प्राइस इंक्रीज होता था तो उससे रिलेटेड सारे जो एक्टिविटीज़ है वो क्या होते थे, सारे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते थे, सारे प्राइस इंक्रीज हो जाते थे। और दूसरा आपका फूड शॉर्टेजेस, तो ऑयल पहला रीजन हो गया, दूसरा आपका फूड हो गया। तो हम यहाँ पे देखें द इन्फ्लेशन रेट एक्सेलरेटेड स्टेडली फ्रॉम एन एनुअल एवरेज ऑफ 1.7% ड्यूरिंग 1950s टू 6.4% इन 1960। तो आप देख रहे हैं 1950s में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था तो ये 1.7% से इंक्रीज होकर कितना आ गया, 6.4% 10 साल में। और फर्दर वो इंक्रीज होकर 1970s में 9%, फिर स्लाइटली मार्जिन डिक्रीज हुआ था 1980s में 8% के अराउंड, और फिर फर्दर इन्फ्लेशन रेट आपका 11% 1990 टू 95 में था। ये फिर यहाँ से कम होकर क्या हो गया आपका 5.3% पे इन्फ्लेशन आपका सेकेंड हाफ में आ गया 1990s में। फिर 2001 से 2008 की बात करें तो इन्फ्लेशन रेट आपका क्या हो गया 5% के अराउंड। तो हम देखें इकोनॉमिक टिल 2008 में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन हुआ। स्टार्टिंग में क्या था, कंडीशंस उतने सही नहीं थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा इन्फ्लेशन रेट भी सही हुआ और जो हमारे GDP का जो ग्रोथ रेट है वो भी इंक्रीज़ हुआ, GDP इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुआ। तो नेक्स्ट आपका गल्फ, जो मैं बात कर रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो 1990s में आया था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ फेज ऑफ ओवर अ क्वार्टर सेंचुरी 1981 टू 2008 वाज द कंट्रीज रेजिलियंस टू शॉक्स। मैंने आपको जो पढ़ाया था इसके पहले, जो इकोनॉमी में जो 4 फेज होते हैं, तो उसमें आपने देखा था कि मार्केट रिसीड करने के बाद क्या होता है, मार्केट अप करता है। तो यहाँ पे ये क्यों पॉसिबल हो पाया, ड्यू टू शॉक्स को हमने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, उससे ओवरकम किए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया 1990s में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, तो ये थोड़ा सा एक बड़ी वरीड सिचुएशन था हमारे पास, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आ गया था और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टफ डिसीजन लेने का टाइम आ गया था। तो उस समय फाइनली एक अच्छा डिसीजन लिया गया और आज देखिए आज के टाइम में वो डिसीजन कितना हेल्पफुल है। तो ये आपका जो गल्फ वार था उसके कारण क्या हुआ था, आपका ऑयल में क्राइसिस हुआ था, जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। और हमारे पास ऐसा था कि जो ऑयल है वो काफ़ी कम दिनों के लिए बचा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं। BOP क्राइसिस में आपको एक अलग वीडियो में भी एक्सप्लेन करूँगा कि BOP क्राइसिस है क्या। फिर आपका ये जितने जो शॉक्स की हम बात कर रहे हैं, आपको पता है कि इस समय पोखरन में आपने सुना होगा, पोखरन में जो टेस्टिंग हुआ था उसके कारण सैंक्शन लगाया गया था। फिर आपका 1999 में आपका क्या हुआ था, कारगिल वॉर हुआ था। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमी को क्या करते हैं, डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो इससे सारे से ओवरकम करके हम लोगों ने एक अच्छा ओवरकम किया। नेक्स्ट इकोनॉमी आफ्टर 2008। तो 2008 के बाद देखते हैं कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो आया 2008 में, तो इसके बाद फिर हमारा इकोनॉमी कैसा हुआ। तो 2008 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल क्राइसिस था यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी को भी इसने क्या किया, अफेक्ट किया। उतना ज़्यादा अफेक्ट हम लोग नहीं हुए थे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, बट फिर भी हमारे ऊपर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिला था, क्योंकि उसमें RBI और गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे मेजर्स लिए थे, जिसके कारण शॉक्स तो आए थे बट उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया था। तो हम लोगों ने इसको काफ़ी जल्दी ओवरकम कर लिया था। तो यहाँ पे हम देखे थे कि ग्रोथ रेट है ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। जो GDP आपका 2005-06 में 9.2% हुआ करता था, ये क्या हो गया आपका 2008-09 में 7.4% तक आ गया। फिर ये फर्दर डिक्लाइन हुआ 7.1% 2009-10 में, फिर फर्दर डिक्लाइन होकर 6.8% 2010-11 में, 6.5% 2011-12 में, और फर्दर 2012-13 में आपका क्या हुआ
1%। और इस पर्टिकुलर टाइम में आपका इन्फ्लेशन रेट भी क्या था, काफ़ी ज़्यादा हाई था, ठीक है, ड्यू टू साइड इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल मेजर्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में आपको पढ़ाऊंगा, इसमें एक चैप्टर्स हैं, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लेती है, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं साइड इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो इसके कारण आपका क्या हुआ, इकोनॉमी में जो जीडीपी का था वो ग्रोथ रेट काफ़ी डिक्लाइन किया। इन्फ्लेशन इवन 11% तक आपका, जो सिंगल डिजिट में आपका रहता था, ये क्या हो गया, अगेन 11% तक कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए पहुंच गया। फिर जब इकोनॉमिक क्राइसिस थोड़ा सा सही हुआ, एज द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस इज द प्रायोरिटी ऑफ पॉलिसी मेकर्स शिफ्ट टू कंटेनिंग इन्फ्लेशन। तो पहला प्रायोरिटी क्या हुआ, इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए। कैसे, थ्रू फिजिकल डेफिसिट जो गवर्नमेंट लेती है और अदर पॉलिसी मेजर्स, जिसके कारण इसको हम कंटेन कर सकते हैं। फिर हमने क्या देखा कि जो मेरा 11% पे जो इन्फ्लेशन था, ये क्या हो गया 6 to 7% आपका 2013-14 में आ गया। फिर फर्दर इट हैज़ कंटिन्यूड टू डिक्लाइन फर्दर इन 2014-15 और ये 2.38% पे आपका आ गया एज पर द ऑफिशियल WPI इंडेक्स। सितंबर 2014 की बात कर रहे हैं। तो फिर नवंबर 2014 में निगेटिव तक आ गया था, और इवन दिसंबर 2015 में अब WPI क्या है, -0.7% तक आ गया था। फिर जो कंटिन्यूस राइज इन इन्फ्लेशन है एंड WPI फॉर जनवरी 2017 बिकेम 5.2%। फिर क्या हुआ, इन्फ्लेशन कंटिन्यू राइज किया और ये 5.2% तक राइज किया। फिर 2017 में 6.5% हो गया। और ये जो इन्फ्लेशन था, आपको पता है कि बीच में जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो काफ़ी कम हो गया था। तो इसके कारण क्या हुआ था, आपका जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में गवर्नमेंट को क्या मिला था, थोड़ा सा हेल्प मिला था। नेक्स्ट, ईजिंग ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस ऑल्सो रिजल्टेड इन रिवाइवल ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया आफ्टर 2012-13। जीडीपी फिगर आपका देखिए, यहाँ पे मैंने बताया 6.6%, 2013-14 में 7.2%, 14-15 में। फिर यहाँ पे देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है 7.9%, क्योंकि इस समय क्या था, शॉक से हम लोग बाहर निकल चुके थे। फिर हमारा ग्रोथ रेट क्या हुआ, इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ 7.9% 2015-16 से। फिर आपका 2016-17 में भी देखिए 7.1, 7.4, 7% आपका क्या हुआ, जीडीपी का ग्रोथ रेट था। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने, आपको पता है कि नवंबर 8, 2016 इस पर्टिकुलर टाइम में गवर्नमेंट ने क्या किया, डीमोनेटाइजेशन किया। और डीमोनेटाइजेशन में जो 86% जो बड़े डिनोमिनेशन के करेंसी नोट्स थे, उसको स्क्रैप करने का फैसला लिया गया। वैसे तो सारे हुए थे, बट जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो आपका बड़े डिनोमिनेशन का था। तो इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण अगेन जो जीडीपी है उसके ऊपर काफ़ी डीप इम्पैक्ट आया, और ये क्या हुआ, फर्दर डिक्लाइन, ये इकोनॉमी को फर्दर इफेक्ट किया। और फिर जो है जीडीपी पे स्लाइटली इम्पैक्ट आया, और फिर बहुत सारे जो अदर फैक्टर्स थे। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, 2017-18 में बाउंस बैक किया, और 7.6% का जो एक्सपेक्टेशन था वो अप्रोक्सीमेटली आपका जीडीपी आया। और इंडियन इकोनॉमी जो ये क्या है, 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाई नॉमिनल जीडीपी फिगर। नॉमिनल जीडीपी मैं आपको बताऊंगा जीडीपी चैप्टर में क्या होता है। तो 7th लार्जेस्ट इंडियन इकोनॉमी है, ये आपका नॉमिनल जीडीपी के टर्म में कंसीडर किया जाता है। इन टर्म्स ऑफ पावर, परचेजिंग पावर पैरिटी, अगर इसको हम शॉर्ट में ट्रिपल पी भी बोलते हैं, ट्रिपल पी के टर्म में बात करें तो ये क्या है, 3rd लार्जेस्ट है। अगर नॉमिनल जीडीपी के टर्म में बात करें तो ये आपका क्या है, 7th है। और अगर परचेजिंग पावर की बात करें तो ये आपका 3rd लार्जेस्ट है। और आपको पता है कि चाइना का भी क्या हुआ, ग्रोथ रेट काफ़ी डिक्लाइन हुआ। तो इंडिया जो है वो क्या बन गया, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया। नेक्स्ट, वेरियस सेक्टर्स। अब हम क्या बात करते हैं, सेक्टर्स की। तो हमने क्या किया, इंडियन इकोनॉमी को मेनली 3 पार्ट में क्लासीफाई किया, 3 मेजर सेक्टर्स में। तो मेजर सेक्टर्स क्या है, तो वो 3 मेजर सेक्टर्स क्या है, पहला है आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, दूसरा इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, और आपका फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग, फिशिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं वो, फिर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर 3 क्या क्या था, एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटीज़, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। एग्रीकल्चर क्या क्या इंक्लूड करता है, एग्रीकल्चर जो है ये इंक्लूड करता है एग्रीकल्चर प्रॉपर एंड लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। इंडस्ट्री सेक्टर क्या हो गया,
मैन्युफैक्चरिंग रजिस्टर्ड होगा या अनरजिस्टर्ड होगा। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर में आपका क्या आ जाएगा, ट्रेड, रिपेयर, होटल, रेस्टोरेंट, ये सारे आपके क्या आ जाएंगे, सर्विस सेक्टर में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ हो गया, इंडस्ट्री हो गया और ये आपका सर्विसेज हो गया। फिर इसमें क्या क्या आपके काउंट होते हैं मैंने आपको वो बताया। अब हम एक एक करके तीनों की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर से। तो एग्रीकल्चर जो इंडिया में क्या है, एक काफ़ी प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसका एक कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है, जीडीपी ग्रोथ में, ग्रोथ रेट में भी क्या है इसका कंट्रीब्यूशन है। और ये अराउंड आपका 17% क्या करता है, 2008-9 में कंट्रीब्यूट करता था। ये फर्दर 2003-4 में 21.7% से क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, एग्रीकल्चर जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 4.1% टू ₹1.1 ट्रिलियन फाइनेंशियल ईयर 2016-17। तो 2016-17 में जो जीडीपी एग्रीकल्चर का है ये कितना, ये कितना आपका एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट था, ये 4.1% तक आपका एक्सपेक्टेड था। एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग अलाइड एक्टिविटीज अकाउंटेड फॉर 17% ऑफ द जीडीपी। मैंने आपको बताया ये 17% था कब तक, 2008-9 में, एज कम्पेयर टू 2003-4 में जो काफ़ी ज़्यादा था 21.7%। फिर 2016-17 में और फर्दर डिक्लाइन कर गया। और ये जो है ये क्या करता है, 49% लोगों को क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका डिपेंडेंस ऑफ इंडिया ऑन एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स एंड द क्राइसिस ऑफ फूड शॉर्टेज इनकाउंटर्ड इन 1960s कन्विंस प्लानर्स दैट इंडियाज ग्रोइंग पॉपुलेशन। आपको पता है कि पॉपुलेशन ग्रो कर रहे हैं, आपका डिमांड इंक्रीज होगा, आपका नेशनल, ये सारे कंसर्न आपके किससे रिलेटेड आएंगे, नेशनल इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रिक्वायर्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन। तो 1960s में जो मैं आपको बताया था, जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, क्यों आया था, क्योंकि आपका फूड का काफ़ी ज़्यादा उसमें क्राइसिस हो गया था। तो उसको ओवरकम करने के लिए आपका ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। क्यों, क्योंकि आपका ये डायरेक्टली किससे रिलेटेड था, आपका कंट्री का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेल्फ सफिशिएंसी, सबसे इंपॉर्टेंट जो है सेल्फ सफिशिएंसी, इससे रिलेटेड था। तो उस समय ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने क्या किया, एडिशनल एरिया को कल्टिवेशन में ऐड किया, इरिगेशन फैसिलिटी को इम्प्रूव किया, HYV सील्ड इंक्लूड किया, बेटर टेक्निक्स इंक्लूड किया। तो ये सारे फैक्टर्स काउंट करके मेरा क्या हुआ, एक सेल्फ सफिशिएंसी आपका आ गया। रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बजट 2017-18 हैज इंक्रीज द टोटल एलोकेशन। आप देख रहे हैं 2017-18 में जो एलोकेशन है वो भी क्या हुआ, इंक्रीज अराउंड 24% आपका एलोकेशन दिया गया बजट का टोटल। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन है अप टू ₹3 लाख तक जो है ये आपका सब्सिडाइज रेट में 7% तक आपको लोन दिया जाने लगा। इसमें 3% आपका इंसेंटिव गवर्नमेंट को दिया जाता था, जो गवर्नमेंट देती थी किसको, फार्मर्स को, अगर वो टाइमली लोन का रिपेमेंट करते हैं। तो देखा जाए तो इफेक्टिव रेट कितना बनाता है, ये 4% बनाता है। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि 2022 तक जो है फार्मर इनकम को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो आपको पता है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है किस पे, मानसून के ऊपर। तो इस मानसून जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका जो टोटल प्रोडक्शन है उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। क्योंकि अगर मानसून अच्छा है तो हार्वेस्ट अच्छा होगा, आपका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होगा। मानसून अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब करता है, अनटाइमली आता है या डिस्टर्ब होता है, तो क्या होता है, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो यहाँ पे बोल रहा है देयर इज अर्जेंट नीड फॉर सेकेंड रिवोल्यूशन इन द इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है किसकी, सेकेंड रिवोल्यूशन की। क्यों, क्योंकि सेकेंड रिवोल्यूशन में हमारा टारगेट क्या होगा, सेकेंड रिवोल्यूशन का जो टारगेट होगा वो क्या होगा, सबसे पहले डबलिंग द ग्रोथ रेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं डबलिंग द ग्रोथ रेट ऑफ इरिगेटेड एरिया, रिक्लेमिंग डिग्रेडेड लैंड एंड फोकसिंग ऑन सॉइल क्वालिटी, इंप्रूविंग वाटर मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर सेट। तो ये सारा आज के टाइम में क्या है, अगेन रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड इंडस्ट्री की। तो सेकेंड सेक्टर आपका इंडस्ट्री, पहला एग्रीकल्चर हो गया, दूसरा इंडस्ट्री, तीसरा हम बात करेंगे सर्विसेज की। तो इंडस्ट्री सेक्टर आपका अराउंड 33% क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है किसमें,
ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, और ये आपका 22% वर्कफोर्स को क्या करता है, एम्प्लॉय करता है। अबाउट 1/3 ऑफ द इंडस्ट्रियल लेवल फोर्स इज इंगेज इन सिंपल हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग ओनली। आप देख रहे हैं इसका 1/3% जो इंडस्ट्रियल लेवल फोर्स है वो क्या है, हाउस होल्ड मैन्युफैक्चरिंग में ही क्या होते हैं, मोस्टली इंगेज रहते हैं। और इंडिया रैंक्स 12th इन द वर्ल्ड इन इंडस्ट्रियल आउटपुट। इंडिया का रैंक क्या है, 12th है इंडस्ट्रियल आउटपुट में। तो इंडस्ट्री सेक्टर्स भी आपका क्या हुआ, लास्ट 25 ईयर्स में इंक्रीज़ किया ड्यू टू गवर्नमेंट लिबरल पॉलिसी। और जो मैंने आपको बताया 1990s का जो सिचुएशन था, बीओपी क्राइसिस था, इसमें जो मार्केट को ओपन किया गया ये इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडस्ट्री को डेवलप करने में। तो इसके कारण क्या हुआ, आपका काफ़ी सारे एफडीआई भी आने स्टार्ट हो गए इंडिया में। और जो एफडीआई आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, इंडिया के पास क्या होगा, इंडस्ट्री डेवलप होंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डेवलप होंगे, और आपका कंट्री एज ए होल ग्रो करेगा। फिर हम बात करते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये क्या, इन्होंने क्या किया है, इंडस्ट्री को 3 सेगमेंट में डाला, क्लासीफाई किया। पहला आपका माइनिंग एंड क्वायरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। तो इसको 3 ब्रॉड पार्ट में क्या किया, क्लासीफाई किया गया। नेक्स्ट आपका एमएसएमईज, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो एमएसएमई है ये क्या करता है, अराउंड 1114.21 लैक्स, मतलब आप देख सकते हैं 1114.29 लैक्स लोगों को क्या करता है, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयमेंट में इसका। और इवन जो आपका जीडीपी में जिसका कंट्रीब्यूशन है ये फर्दर इंक्रीज होकर 37.5% तक पहुंच गया था 2012-13 में, जो अर्लियर 2006-07 में कितना था, 35.13%। तो एमएसएमई का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब हम बात करते हैं 2 पर्सपेक्टिव की, एमएसएमई बोरोवर्स की बात करते हैं, उनके पर्सपेक्टिव की, उनको क्या इशूज फेस करते हैं, और एक दूसरा पर्सपेक्टिव है बैंकर्स। तो पहले एमएसएमई बोरोवर्स की अगर बात करें तो पहले क्या था कि बैंकिंग फाइनेंस काफ़ी टफ होता था। क्यों, क्योंकि उस समय क्या था, आपका कोलेट्रल पे इंसिस्ट किया जाता था, गारंटीज पे इंसिस्ट किया जाता था, बैंक का बहुत लिमिटेड आउटरीच था, कुछ बैंक्स का रिजिड अप्रोच भी था, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और अदर फैक्टर्स थे, डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, लैक ऑफ सपोर्टिंग बिजनेस डेवलपमेंट। ये सारे फैक्टर्स के कारण क्या होता था, एमएसएमई बोरोवर्स को परेशानियाँ होती थी। ये उनका पर्सपेक्टिव था। बैंकर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जो क्रिटिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रेडिट डिलीवरी टू दिस सेक्टर आर लो इक्विटी बेस, एब्सेंस ऑफ मार्केटिंग टाई अप, डाइवर्जन ऑफ फंड्स, पुअर मैनेजमेंट बुक कीपिंग, हायर एनपीए। तो ये सारे फैक्टर्स बैंक पर्सपेक्टिव था कि यहाँ पे क्या करते हैं लोग, डाइवर्जन ऑफ फंड कर देते हैं, मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं रखते हैं, जिसके कारण अकाउंट एनपीए हो जाता है, हायर एनपीएज हैं। फिर अगेन क्या होता है, आपका रिसीवेबल्स काफ़ी इंक्रीज पाइलअप होते रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आपका मेजर पॉलिसीज इन रिगार्ड टू क्रेडिट डिलीवरी। तो मेजर पॉलिसीज विद रिगार्ड टू क्रेडिट डिलीवरी क्या है, इंक्लूजन ऑफ एमएसएमई इन प्रायोरिटी सेक्टर। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्या है, इसको हमने क्या किया, प्रायोरिटी सेक्टर में इंक्लूड किया विथ सब लिमिट्स फॉर माइक्रो यूनिट्स। फिर कोलेट्रल को 5 लाख तक कोलेट्रल फ्री कर दिया फॉर एमएसएमई यूनिट्स। फिर प्रोवाइडिंग क्रेडिट गारंटी फॉर कोलेट्रल, आपने सीजीटीएमएससी का नाम सुना होगा, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स। तो इसमें क्या है, आपका सिडबी के थ्रू कोलेट्रल फ्री लोन्स मिलने लगे। तो ये मार्केट में एक अच्छा आउटरीच होने लगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एमएसएमई एक्ट 2006। तो एमएसएमई एक्ट जो है 2006 का, इसने क्या किया, एमएसएमई को ब्रॉडली 2 पार्ट में क्लासीफाई किया। पहला आपका मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा सर्विसेज। अगेन इसको फर्दर ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया किसमें, 3 पार्ट में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, डिपेंडिंग अपॉन किसमें, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी। प्लांट मशीनरी में आपका जितना इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से आपका एमएसएमई का क्लासिफिकेशन किया गया है। नेक्स्ट द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑन इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट एक्ट 1998 टू स्मॉल स्केल एंड एंसिलरी इंडस्ट्री अंडरटेकिंग हैव बीन स्ट्रेंथेंड अंडर द एमएसएमई एक्ट। तो इसमें आपका एमएसएमई एक्ट में क्या फ़ायदा हुआ, और आपका जो प्रोविजंस थे उसको काफ़ी इंक्रीज किया गया। फिर आपका काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले। फिर नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिनिस्ट्री, इसमें भी क्या हुआ, आपका कॉन्स्टिट्यूशन
किया गया किसका, नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये एक्ट के कारण आपके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हुए। नेक्स्ट सर्विसेज सेक्टर की बात करते हैं। सर्विस सेक्टर जो है ये आपका क्या करता है, अराउंड 52% ऑफ इंडिया GBA ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या करता है, अकाउंट करता है। और ये आपका दिस हैज़ गेन इम्पॉर्टेंस एट द एक्सपेंस ऑफ बोथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर थ्रू 1990s। और ये 1990s के बाद ही आप क्या हुआ, ये इसका इम्पैक्ट दिखना अच्छा सा स्टार्ट हुआ, क्योंकि इकोनॉमी उसमें क्या हुआ था, ओपन हुआ था। फिर कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी वार्न करते हैं कि इफ द सर्विस सेक्टर बाईपासेस द इंडस्ट्रियल सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी डिस्टॉर्टेड। तो उनका ये कहना है कि कोई भी जो इकोनॉमी है वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अगर इस्टेब्लिश करती है तो आपका क्या होगा, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ आपको अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप सर्विस सेक्टर डायरेक्टली इंडस्ट्री सेक्टर को क्या किया, इंडिया में क्या हुआ, बेसिकली इंडस्ट्री सेक्टर को बाईपास किया गया और सर्विस सेक्टर डायरेक्टली क्या हो गया, एक इम्पैक्ट क्रिएट कर गया, क्योंकि इंडस्ट्री उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ और सर्विसेज में हम लोग ज़्यादा लीन हो गए। तो यहाँ पे इसके कारण जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये काफ़ी क्या होता है, डिस्टॉर्ट भी होता है। क्योंकि जो सर्विस सेक्टर ये क्या होता है, ये बेसिकली इंडस्ट्री सेक्टर से काफ़ी रिलेटेड होता है और काफ़ी को रिलेटेड होता है। अदरवाइज सर्विस सेक्टर ग्रोन विल नॉट बी सस्टेनेबल। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था, इन इंडिया द सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन GDP हैज शार्पली राइजन एंड दैट ऑफ इंडस्ट्री हैज फॉलन। इंडस्ट्री को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया और सर्विस सेक्टर वो काफ़ी रैपिडली इंक्रीज़ किया। और इसमें आपका IT सेक्टर हो गया, टेलीकॉम हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट हो गया, तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए। और इंडिया का जो रैंक है ये आपका क्या है, 11th लार्जेस्ट है किसमें, सर्विसेज सेक्टर में। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर चेंजेस की। तो स्ट्रक्चर चेंजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो GDP का काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ था 2001 में आपका 7% था। क्यों, क्योंकि 1990s में जो था वो आपका कितना था, 5.7%। तो इससे काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। और अगेन ये सब डेटा है जो मैंने आपको पहले भी बताया, रियल GDP और GDP एट कॉन्स्टेंट प्राइस 2015-16, 14-15, लास्ट 3 साल की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं 113.50 लाख करोड़, 105। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आपका रियल GDP में भी हुआ है या GDP एट कॉन्स्टेंट प्राइस में भी इंक्रीज हुआ है। तो फिर फर्दर 2015-16 में 7.6%, 2014 में अगेन 7.2%, 13-14 में 6%, अगेन ये क्या हुआ, 7.6% इंक्रीज हुआ एज कम्पेयर टू 13-14। फिर 2016 का लास्ट क्वार्टर में 7% था। तो कहने का मतलब है कि एज ए होल इकोनॉमी जो GDP है वो क्या हुआ, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से ग्रो किया। फिर अगेन जो गवर्नमेंट का डिसीजन था डिमोनेटाइजेशन का, इसके कारण आपका काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी को इम्पैक्ट हार्म हुआ और थोड़ा सा इसके कारण GDP के ऊपर भी इम्पैक्ट आया। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं 15.44 लाख करोड़ जो आपका डिमोनेटाइजेशन के कारण जो अमाउंट वापस लिया गया बैंक्स में। तो ये आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी इज क्वाइट अपरेंट फ्रॉम द नोटिसेबल चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन द सेक्टोरियल कंपोजिशन ऑफ द आउटपुट। द शेयर ऑफ, ये मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है ये आपका समाप्त हो गया और हमने क्या देखा कि जो GDP एक काफ़ी अप एंड डाउन पोजीशन से हम लोगों ने क्या किया, काफ़ी इंप्रूव किया और एक अच्छे पोजीशन पे आज आके स्टैंड कर रहे हैं और फर्दर होप करते हैं समय के साथ और ज़्यादा इंक्रीज़ करें। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।